हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट 3 और इसका लेक्चर 1 है, जो आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके पहले ऑलरेडी हमारे 2 यूनिट्स के कुछ लेक्चर्स जा चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि बच्चों अगर आप भी उनमें से हैं जो कि अच्छे से अपकमिंग अपने सेमेस्टर एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम इस चैनल पर हमारे प्रिपरेशन भी कराते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन के साथ जुड़ सकते हैं, उन स्ट्रैटेजीज को भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्या वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ इस पे बेस्ड जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और यूनिट 3 का लेक्चर 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है क्लासिफिकेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, आज थोड़े जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स होते क्या है और इनका किस तरीके से क्लासिफिकेशन है जो कि किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बेटा कि ये जो वर्ड है जिम्नोस्पर्म, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो अगर हम जिम्नोस्पर्म वर्ड की बात करें तो ये जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है जिम्नोस और दूसरा है स्पर्मा। ठीक है, स्पर्मा का मतलब होता है बेटा सीड, बीज को बोलते हैं, और जिम्नो का मतलब होता है खुला, नेकेड। ठीक, तो ये एक ऐसे प्लांट्स हैं बेटा, कैसे किस टाइप के प्लांट्स हैं ये इस कैटेगरी के प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स तो होती है, लेकिन वो सीड्स जो है वो ढकी हुई नहीं रहती है। जनरली जो आप आसपास प्लांट्स देखते होंगे उनमें सीड आपको किसके अंदर मिलती है, फल फ्रूट के अंदर मिलती है, लेकिन इस कैटेगरी के प्लांट्स में आपको कैसी सीड्स मिलती है, नेकेड सीड्स, खुली सीड्स मिलती है। वो सीड कभी भी फ्रूट के अंदर नहीं पाई जाती है। ये ठीक है, और ये टर्म सबसे पहले यूज किया था थियोफ्रेस्टस ने, जो कि किसके पीपल थे, एरिस्टोटल के, और अपने एक फेमस बुक में इसको रखा था, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। ठीक है, और इन्होंने ये टर्म सारे प्लांट्स के लिए यूज किया जिनके सीड्स जो है उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, उनके लिए टर्म यूज किया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड्स किस तरह का है इनका, कि उसके ऊपर कवरिंग है या नहीं है। ठीक है, विद और विदाउट कवरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रुप किया गया 2 मेजर ग्रुप्स में। ठीक है, पहला ग्रुप है बेटा एंजियोस्पर्म्स का और दूसरा ग्रुप है बेटा जिम्नोस्पर्म्स का। ये 2 मेजर ग्रुप्स थे, एंजियोस्पर्म्स के और दूसरे जिम्नोस्पर्म्स के। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या जानते हैं बेटा कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ये वाला जो ग्रुप होता है, इनमें भी सीड होती है, क्योंकि इनमें भी देखो वर्ड यूज हुआ है स्पर्मा, लेकिन इनके सीड्स जो है वो ढके हुए रहते हैं, किसके अंदर, फ्रूट के अंदर ढके हुए मिलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप है सीड प्लांट्स का या स्पर्मेटोफाइटा, इसको फर्दर 2 ग्रुप में और बांट दिया गया। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर ही एंजियो और जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन यानी सीड प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो हिडन होते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, और जिनके सीड्स नेकेड खुले दिखते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाए। अब यहाँ पर ये जो सीड्स है बेटा, ये किस पार्ट से बनते हैं, इस पार्ट को फ्लावर के कहते हैं बेटा ओव्यूल। कहाँ मिलता है ये ओव्यूल, अंदर वाला पार्ट होता है जो कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद किसका रूप ले लेता है, सीड का रूप ले लेता है। तो इनमें क्या देखने को मिलता है कि एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल है वो अलग अलग तरीके का होता है। कैसे, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके ओव्यूल्स जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज होते हैं, यानी खुले में दिखते हैं, इसीलिए आगे चल के ये ओव्यूल जब सीड बनते हैं तो वो भी खुले दिखते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इनके ओव्यूल्स जो है बेटा वो ओवरी के अंदर होते हैं। अब ओवरी वो हिस्सा होता है जो ओव्यूल के भी बाहर होता है, और ओवरी वो हिस्सा होगा बेटा जो फर्टिलाइजेशन के बाद किसका रूप ले लेगा, ये एक फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो एंजियोस्पर्म्स है इनको कंसिडर किया जाता है कि भाई ये सबसे एडवांस प्लांट्स है, क्योंकि इनमें भी सीड्स थी और जिम्नोस्पर्म में भी सीड थी, लेकिन एडवांस ज्यादा एंजियोस्पर्म को क्यों माना गया, क्योंकि इनके जो सीड्स थे, इनके जो ओव्यूल्स थे वो ओवरी के अंदर थे, प्रोटेक्टेड थे, तो ज्यादा प्रोटेक्शन मिला, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो गए, इसके वजह से ज्यादा एडवांस ग्रुप माना गया एंजियोस्पर्म्स को। एंजियोस्पर्म की तुलना में जो जिम्नोस्पर्म है इनमें एडवांसमेंट थोड़ी कम होती है, लेकिन इनके पास भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं,
और इस क्लास में हम लोग वो स्पेसिफिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है जनरल कैरेक्टर्स। तो अगर देखा जाए तो इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो इनके स्लो ग्रोअर्स हैं, यानी बहुत धीमी गति से ग्रो करते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। और इनमें वेजिटेटिव पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव तरीके से ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कटिंग से इनको नहीं ग्रो कराया जा सकता। अब जैसे रोज है, तो बहुत लोग रोज खरीद के लाते होंगे तो उसका स्टेम लाते होंगे। मान लो अगर आप दूसरे प्लांट से भी एक नया प्लांट लगा रहे हो रोज का, तो उसको भी आप प्लांट में जो स्टेम है, उसकी जो टहनी है, उसी को कट करके आप लगाते हो। तो एंजियोस्पर्म है ये सारे प्लांट्स, लेकिन जिम्नोस्पर्म को कटिंग से, लेयरिंग से आप नहीं लगा सकते, वेजिटेटिव पार्ट से नहीं लगा सकते। वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलते हैं बेटा? जैसे प्लांट का जो स्टेम है, लीफ है, फ्लावर्स है, फ्रूट है, ये सबको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट से जिम्नोस्पर्म ग्रो नहीं करते हैं। अनेबल टू ग्रो अंडर वैरीड हैबिटेट कह रहा है, दूसरा फीचर है कि ये कभी भी हर तरह के हैबिटेट, हर तरह के इन्वायरमेंट में ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। जैसे ज्यादातर जिम्नोस्पर्म ठंडे इलाकों में, जहाँ स्नोफॉल वगैरह होती है, ठंडा ज्यादा होता है, ऐसे जगह पे जिम्नोस्पर्म ज्यादा पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटेट फिक्स है, मतलब इनका एनवायरनमेंट फिक्स है कि ये कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। इनके पास लिमिटेड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल है ऑफ सीड्स। तो इनका सीड डिस्पर्सल जो होता है वो लिमिटेड तरीके से होता है एंड कैन बी डिस्पर्स्ड ओनली, और एक ही तरीके से ये डिस्पर्स हो सकते हैं, जैसे कि विंड से, एनिमल्स से, या तो ह्यूमंस के खुद के वजह से। जैसे ह्यूमन बॉडी पर कहीं पे इसके सीड चिपक गए, कहीं और पहुंच गए, वहां जाके ग्रो कर गए, तो ये तरीके हैं। मोस्ट ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स है बेटा, ये मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट में नहीं ग्रो करते हैं, यानी कि पानी के अंदर ग्रोथ नहीं होती जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है। इनके पास जाइलम फ्लोएम बिल्कुल होता है, जाइलम जो कि पानी पहुंचाता है, फ्लोएम जो कि प्लांट्स में खाना पहुंचाता है। लेकिन जाइलम का एक और हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं वेसल्स। ये वेसल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में होता है बेटा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं। हालांकि इनमें भी एक्सेप्शन है, कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें वेसल्स होते हैं। और फ्लोएम में एक हिस्सा होता है कंपेनियन सेल्स, वो कंपेनियन सेल्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। जरा इस चीज को समझिएगा बेटा। अब देखो, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम जो कि पानी पहुंचाता है, और फ्लोएम जो कि खाना पहुंचाने का काम करता है। अब इसके थोड़े कंपोनेंट्स को समझ लो बेटा। जाइलम के ना चार हिस्से होते हैं, है ना, चार टाइप्स के जाइलम होते हैं, चार सब टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है बेटा ट्रैकीड्स, दूसरा होता है बेटा वेसल्स, तीसरा होता है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है जाइलम फाइबर्स। ये चार हिस्से होते हैं। अब यहीं पे मैं बात करूं अबाउट फ्लोएम, तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का एक पार्ट होता है सीड ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है बेटा फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है ना। ये चार टाइप के फ्लोएम होते हैं। अब मैंने अभी अभी क्या बताया? मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं प्लांट्स, उनमें जाइलम के अंदर कौन सा वाला हिस्सा नहीं पाया जाता है? वेसल नहीं पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि जो फ्लोएम वाला होता है, जिम्नोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है जो खाना पहुंचाने का काम करता है, उसमें कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है। आई होप अब आप इस स्टेटमेंट को बेहतर समझ पाएंगे कि फ्लोएम में इनके कंपेनियन सेल नहीं होता है और जाइलम में इनके वेसल्स नहीं पाया जाता है, बाकी सारे पार्ट्स होते हैं। ज्यादातर जिम्नोस्पर्म यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी एक टाइप के प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर देखने को मिलता है, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा फ्लावर में, या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है। और बाइसेक्सुअलिटी ना होने की वजह से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस घट जाते हैं। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? जब उस फ्लावर के अंदर ये दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाए, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। और अगर वो चीज यहाँ पर नहीं है, यानी कि फ्लावर में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसीलिए कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जिम्नोस्पर्म में बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है, इनका मेन सोर्स जो है पॉलिनेशन का, वो हवा होता है, यानी कि विंड के जरिए एनिमोफिली शो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनमें देखने को मिलता है कि पॉलिन ग्रेन इनमें बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
अब जरा बात करते हैं इनके बाहरी ढांचे के बारे में, यानी कि इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में। तो ये जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स है, इनमें करीब 70 जीनस पाए जाते हैं और 725 के आसपास स्पीशीज होते हैं, जिनके अंदर ट्रीज आते हैं, टॉल और मीडियम साइज के, और इनमें कुछ छोटे प्लांट्स यानी कि श्रब्स भी आते हैं। ये पूरी तरह से कंप्लीटली इनमें देखने को मिलता है एब्सेंस ऑफ हर्ब्स एंड क्लाइंबर, यानी कि इनमें हर्ब्स और क्लाइंबर टाइप के प्लांट, लता बेल टाइप के प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं देखने को मिलता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, बट साइकस जैसे कुछ प्लांट्स में बल्बिल्स की मदद से इनमें ग्रोथ वेजिटेटिव तरीके से हो सकती है। जनरली प्लांट्स जो है इनमें रूट सिस्टम जो है वो टैप रूट टाइप का पाया जाता है, जिसमें घनापन कम होता है और लेंथ डेप्थ ज्यादा होती है, ठीक है, गहराई ज्यादा होती है इन जड़ों में। बट समटाइम्स माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है। माइकोराइजा कैसा एसोसिएशन होता है बेटा? माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब प्लांट्स की जड़ें, रूट्स। तो कुछ केसेस में, जैसे आपने अगर इससे पहले के सेमेस्टर क्लासेस देखा होगा, तो आई होप आपने ये चीजें पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी होगी तो आपने थोड़ा बहुत तो ये चीजें, ये टर्म सुना होगा बायो में, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा एक पार्टनरशिप है बेटा, किसके किसके बीच में? फंगस के बीच में और प्लांट्स की जड़ों के बीच में, यानी कि रूट्स के बीच में। ये दोनों के बीच का ये पार्टनरशिप है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो इनके माइकोराइजा जो होता है, इस एसोसिएशन में फंगस और प्लांट्स जो है उसकी जो जड़ें हैं वहां जाके फंगस रहता है। अब इस पार्टनरशिप से ना दोनों को लाभ होता है, फंगस को रहने की जगह मिल जाती है और रूट को फंगस की वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों की कमी एक दूसरे से पूरी होती है। तो कुछ जगह इनमें माइकोराइजल एसोसिएशन देखने को मिलता है, ये पार्टनरशिप देखने को मिलती है, स्पेशली पाइनस में और साइकस में, ठीक है। तो पाइनस में भी यहाँ पे माइकोराइजल एसोसिएशन होता है और साइकस में एक साइनोबैक्टीरिया होता है, उसका एसोसिएशन देखने को मिलता है। उसको कोरोलॉइड रूट कहते हैं ऐसे रूट को, जहां पे साइकस के रूट्स, साइकस के प्लांट की जड़ें किसके साथ में रहती है? साइनोबैक्टीरिया के साथ में रहती है। किसके साथ में? साइनोबैक्टीरिया के साथ में रहती है। इस पार्टनरशिप को हम लोग बोलते हैं कोरोलॉइड रूट। तो कोरोलॉइड रूट भी देखने को मिलता है और पाइनस वगैरह में फंगस का एसोसिएशन देखने को मिलता है। अब इनके जरा स्टेम की बात कर ले, तो स्टेम जो है इनका एरियल यानी कि एयर के कांटेक्ट में ही होता है, इरेक्ट सीधा ब्रांच, अनब्रांचिंग है, ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलती है। और कुछ में ब्रांच भी होते हैं, जैसे कि पाइनस में, सेड्रस में अनब्रांच रह जाते हैं, जामिया और साइकस में, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जो ब्रांचेस हैं वो भी दो टाइप की होती है। कुछ ऐसी ब्रांचेस होती है जिनमें लॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी उनको कहते हैं लॉन्ग शूट्स, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डॉर्फ शूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रांचिंग सिस्टम। लीव्स जो है वो ज्यादातर डॉर्फ शूट के कह सकते हैं हम लोग एपेक्स पे पाए जाते हैं। डॉर्फ शूट जो होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ, कुछ लॉन्ग शूट्स हैं और कुछ डॉर्फ शूट्स हैं। तो डॉर्फ शूट्स के उस पर लीव्स देखने को कई केसेस में देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आप आगे चल के पढ़ोगे तो आप एक प्लांट पढ़ोगे जिंको बाइलोबा, तो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो दिखेगा, जो छोटे स्टेम रह जाते हैं उनमें उसके ऊपर से लीव्स देखने को मिलती है। डॉर्फ शूट्स लीव्स के साथ साथ इनको स्पर भी कहा जाता है। जब डॉर्फ शूट छोटे शूट्स के ऊपर लीव्स जब ग्रो करे तो उसको स्पर के नाम से भी जानते हैं। अब लीफ की बात कर लेते हैं, रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, अब लीफ भी देख लेते हैं। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो लीफ है वो दो कैटेगरी की होती है बेटा, दो कैटेगरी की। अगर टर्म के आगे लग गया है माइक्रो, मतलब छोटे साइज की लीफ होगी, और मेगा लग गया है मतलब बड़ी साइज की लीफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर लीफ के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फिलस, फिलस वर्ड यूज करते हैं। अब मैं कहूँ लीफ छोटी साइज की है तो माइक्रोफिलस, और लीफ बड़े साइज की है तो हम वर्ड यूज कर लेंगे मेगाफिलस, ठीक है। मेगाफिलस लीफ ज्यादातर बड़े होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और इनमें वैस्कुलर सप्लाई यानी जाइलम फ्लोएम की सप्लाई देखने को मिलती है, जिसमें लीफ गैप भी स्टेम में देखने को रह जाता है। ये जो लीव्स है ये सिंपल टाइप की भी हो सकती है, कंपाउंड टाइप की भी हो सकती है। सिंपल लीफ रहेगी तो मतलब एक प्रॉपर बड़ी सी लीफ होगी, बीच में एक मिडरिप होगी, और ये जो ब्रांच आपको दिख रहा है मिडरिप, ये ज्यादातर इसके जो वेन्स है ये पूरी तरीके से मार्जिन को टच नहीं करते, तो वो लीफ सिंपल लीफ कहलाती है। वही लीफ ऐसी हो जिसके वजह से एक मिडरिब हो और वो साइड तक पहुंचे और वो पूरी तरह से उस लीफ को मल्टीपल सेक्शंस में बांट दे, तो वो कहलाता है यहाँ पर कह सकते हैं कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड और सिंपल दोनों तरह की लीव्स पाई जाती है, जिनमें शेप में वेरिएशन होता है, साइज में वेरिएशन होता है,
फॉर्म में वेरिएशन होता है और छोटे छोटे स्केली लीव्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, सेवरल फीट लॉन्ग होते हैं, जिसे मेगाफिल्स हम कहते हैं। जैसे साइकस वगैरह का प्लांट हो गया, उनमें बड़ी लीव्स होती है। जिम्नोस्पर्म्स में बहुत डाइवर्सिटी है लीफ के वेनेशन को लेकर। वेनेशन किसको कहते हैं बेटा? वेनेशन का मतलब होता है वेन्स का अरेंजमेंट। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये लीफ है और लीफ में इस तरह का वेन है जो कि नेटवर्क जाल जैसा बना रहा है ना, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जब वेन्स इस तरह से पूरी पैरेलल लाइन शो करे तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। तो ये दोनों टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है। तो पैरेलल भी हो सकते हैं जैसे वेल्बिशिया में, रेटिकुलेट भी हो सकते हैं जैसे कि नीटम में, डाइकोटमस भी हो सकते हैं, यानी कि एक लीफ इस तरीके से ऐसे दो हिस्से में बट जाए, है ना, जिसमें वेन्स दो जगह दिखे, तो डाइकोटमस लीफ भी होती है जैसे जिंको में। तो लीव्स जो है एवरग्रीन होते हैं और रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं पाइनस में, सेड्रस में और एगिस में। लीव्स जो है नीटल्स वगैरह के इनमें रेजिन पैसेज नहीं होते हैं, बट नीटम में लैटेक्स के ट्यूब पाए जाते हैं। ठीक है, आपको जरा मैं एक बार दिखा देती हूँ किस तरीके से ये प्लांट्स जो है वो दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको साइकस रिवोल्यूटा जो कि एक टाइप का जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। अगर हम इसको देखें तो ये देखो कितना खूबसूरत सा ये प्लांट हमें दिखता है। बहुत सारे गार्डन वगैरह में आपने इस प्लांट को देखा होगा बेटा। अब साफ साफ आप देख सकते हो कि इसकी लीव्स जो को देखो कितने फाइन है, पतले पतली सी लीव्स होती है इसकी, है ना। तो ये चीज आपको देखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉट वगैरह में भी लग जाता है, कह सकते हैं खूबसूरती और बढ़ाते हैं गार्डन की, तो ये सब यूज होते हैं। तो ये हमारा साइकस प्लांट है। ठीक है, अब जरा आपको पाइनस प्लांट दिखा देती हूँ। पाइनस की ट्री, अब देखो ये ट्रीज आप देखोगे ना कि ये ज्यादातर हमारे आसपास के मैदानी क्षेत्र में कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, ला के आपने लगा दिया वो दूसरी चीज है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये कितने बड़े प्लांट्स बनते हैं। ये इनका एक हिस्सा दिखा रहा है, जिसमें ये वाला हिस्सा जो दिखा रहा है ना, ये इनके मेनली सीड्स होते हैं इसी में। ठीक है, अब इसके लीव्स देखो कितने थिक है और कितने ज्यादा पतले पतले होते हैं। ठीक है, अब इनके प्लांट्स की अगर लेंथ की बात करेंगे ना, तो प्लांट्स तो बहुत लंबे लंबे होते हैं। देखो इस तरह से बड़े प्लांट्स हैं। तो इस तरीके का साइप्रस और पाइनस जैसे प्लांट्स आपको दिख जाएंगे जो कि एक टाइप के जिम्नोस्पर्म है। तो ये था वेरिएशन इनके लीव्स को लेकर। अब लीफ का जब अरेंजमेंट होता है बेटा, तो ये भी अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कुछ केसेस में एक ही नोड पर ढेरों लीव्स देखने को मिलेगी आपको, तो इसको होल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। जैसे सेड्रस में कई टाइप पे ऐसा भी होगा कि एक ही स्टेम पर आमने सामने लीव्स होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑपोजिट अरेंजमेंट है। ऑपोजिट अरेंजमेंट में अगर दोनों एक दूसरे के राइट एंगल्स पे हो, है ना, ऊपर वाला स्टेम, ऊपर वाला लीफ नीचे वाले के राइट एंगल पे हो, तो इसको ऑपोजिट के साथ डेकासेट कहते हैं, जो कि आपको नीटम और एफेड्रा में देखने को मिलेगा। स्पाइरली अरेंज भी हो सकते हैं जैसे टैक्सस और पोडोकार्पस में। कोनिफर्स ज्यादातर, जो कॉनिफर्स होते हैं इनमें जो स्टोमेटा होता है लीफ पे, वो ज्यादातर अंदर धंसा हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इनकी जो लीफ होती है उसके ऊपर एक मोटी वैक्स की लेयर पाई जाती है, और इसको बोलते हैं बेटा क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूटिकल बोलते हैं इस वैक्स को। तो अब जब वैक्स की लेयर बहुत मोटी हो जाएगी तो इपिडर्मिस पे पाए जाने वाला स्टोमेटा और ना अंदर चला जाएगा। तो ये इनमें खास देखने को मिलता है कि इनका स्टोमेटा अंदर तक घुसा रहता है। लेकिन इससे इनको एक फायदा हो जाता है। फायदा ये होता है कि इनका ट्रांसपिरेशन लॉस कम होता है। ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है? प्लांट्स में से पानी का भाप बनकर निकलना, वो चीज इनमें कम हो जाती है, जिसके वजह से ये मैक्सिमम पानी को अपने बॉडी में स्टोर कर पाते हैं। क्योंकि पहाड़ों पे जब पाए जाएंगे ना तो वहां रेनफॉल जल्दी नहीं होती है, तो पानी स्टोर करना भी इनको बहुत जरूरी है। शेप जो है लीव्स का ये भी बहुत वैरी करता है, ट्रायंगुलर से लेकर सेमी सर्कुलर से लेकर सर बाइफिड और सर्कुलर तक में भी होता है। बाइफेशियल लीफलेट टाइप का भी पाया जाता है। अरेंजमेंट की अगर बात करें वैस्कुलर बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम की, तो ये भी बहुत वेरिएशन दिखाते हैं। जैसे लीफ बेस जो है परमानेंटली मेरिस्मेटिक होता है, मतलब उसमें जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यूज पाए जाते हैं। जबकि जो टिप होता है वहां से ड्राइंग शुरू होती है, वहां सूखना शुरू होता है जो इनकी लीव्स होती है।
सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बेटा जिम्नोस्पर्म जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की लकड़ी बना पाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वुड। सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है बेटा, थोड़ा सा अगर बताऊं इस समय, वैसे आगे आपको पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम की वजह से जब प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ती है, यानी सेकेंडरी जाइलम बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स में। तो वो ग्रोथ के बारे में कह रहा है कि इनमें ये जो ग्रोथ होती है उसके वजह से जो लकड़ी इनमें बनती है, क्योंकि प्लांट में जब चौड़ाई बढ़ेगी तो उससे उसका लकड़ी जो है, वुड क्वालिटी जो है वो उसमें बढ़ता चला जाएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वुड बनते हुए दिखते हैं, जैसे कि मैनोजाइलिक सेकेंडरी वुड जो है वो साइकेडोफाइटा नाम के प्लांट ग्रुप की, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर एक ग्रुप आता है, उसके अंदर की खास फीचर है। ये जो वुड है इनमें पोरोसिटी बहुत होती है, इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ऐसे वाले कह सकती हो लकड़ी, और साथ ही साथ पैरेनकाइमेटस होते हैं, यानी पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि पिक्नोजाइलिक वुड, देखो दो वुड के बारे में शॉर्ट नोट्स में भी लिखने को आता है कि भाई बताओ मैनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक क्या होते हैं। तो मैनोजाइलिक वुड जो होता है उनमें आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि वुड जो है वो पोरस होता है, सॉफ्ट होता है और पैरेनकाइमा से बना है। पिक्नोजाइलिक जो है वो ज्यादातर फीचर्स जो है वो कोनिफेरोफाइटा की दिखाता है, ठीक है। और कोनिफेरोफाइटा में आपको पिक्नोजाइलिक वुड देखने को मिलेगा जहां पे वुड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, मतलब ठोस ज्यादा है, हार्ड ज्यादा है, और मेड्यूलरी रेज कम पाए जाते हैं। जाइलम की जो जाइलम जो है वो वुड वेसल्स लैक करता है। मैंने शुरू में भी बताया था ना कि जाइलम में वेसल्स नहीं होंगे और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगे, तो वेसल्स नहीं होता है, लेकिन इफेड्रा में, नीटम में होता है जाइलम में वेसल। जाइलम यूजुअली एंडार्च या मीजार्च होता है, यानी कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का, उस ऐसा अरेंजमेंट होता है जहां पे जाइलम जो है वो अंदर की तरफ होता है, फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ रहता है। और ये ज्यादातर अरेंजमेंट आपको स्टेम में देखने को मिलेगा। और अगर रूट्स की यही बात कर लेंगे हम, तो वहां पर अरेंजमेंट एक्सार्च होता है, ठीक है। अच्छा, एंडार्च और एक्सार्च का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जरा इसको भी इधर समझ लो। एक होता है, पेन चेंज कर लें क्या? हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग एंडार्च की और एक्सार्च की। तो बेटा जो शुरुआत में जाइलम बनता है ना उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है ना उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम को हम छोटे सर्कल से और मेटाजाइलम को हम बड़े सर्कल से दिखाते हैं। तो जब ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें किनारों की तरफ बड़े सर्कल यानी मेटाजाइलम दिखे और अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम दिखे, तो इसको एंडार्च अरेंजमेंट कहते हैं। ज्यादातर ये अरेंजमेंट आपको किसी भी प्लांट के स्टेम में देखने को मिलता है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है रूट्स के केस में, जहां पर प्रोटोजाइलम यानी छोटे सर्कल्स जो पहले बनते हैं जाइलम, उन्हें प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं वो मेटाजाइलम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सार्च में क्या होता है कि छोटे वाले जो सर्कल्स हैं वो आपको बाहर की तरफ यानी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ दिखेगा और मेटाजाइलम आपको अंदर की तरफ दिखेगा। तो उल्टा है ना, इस अरेंजमेंट को एक्सार्च कहते हैं और ये स्पेशली आपको रूट्स में देखने को मिलता है। तो ये छोटे सर्कल हो गए प्रोटोजाइलम और बड़े सर्कल्स हो गए मेटाजाइलम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको इनमें देखने को मिलता है। तो यही कह रहा है कि जाइलम यूजुअली स्टेम है तो एंडार्च ही होगा, मीजार्च ही होगा स्टेम में, लेकिन एक्सार्च होगा किसमें? रूट्स में। लिखा है ना साफ साफ। वैस्कुलर बंडल्स जो है स्टेम के अंदर वो कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्च और ओपन होते हैं। अब स्टेम पूछा है तो स्टेम में एंडार्च तो हो ही गया, प्रोटोजाइलम जहाँ पे अंदर की तरफ है। अब कॉन्जॉइंट का मतलब हो गया कि स्टेम में जब जाइलम और फ्लोएम बेटा एक ही रेडियस में हो, ठीक है ना, जहां पे जाइलम यूजुअली अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ हो, तो इसको हम लोग कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट कहते हैं। अब कोलेटरल हो गया, एक ही रेडियस पे है। एंडार्च हो गया, प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है। ओपन होने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक टिश्यू है, इसको बोलते हैं बेटा कैम्बियम। ये जब पाया जाता है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स को हम बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल, वो इनमें प्रेजेंट होता है। समझ आया? अब जैसे देखो अभी आपको कुछ डायग्राम बता रहे थे, उसमें बताया था ना कोन इनका कैसा दिखता है, जिनमें ढेर सारे लीव्स इनके एक साथ में अरेंज हो जाते हैं। जो छोटे साइज के होंगे वो माइक्रोफिल्स, जो बड़े साइज के होंगे वो मेगाफिल्स। अब छोटे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो जब साथ आएंगे
तो जो कोन बनेगा उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको कोन या स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं जिम्नोस्पर्म में, इसको कोन या स्ट्रोबिलस भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको अगर छोटी साइज के लीफ से कलेक्ट होके बना है तो ये साइज जो होगी इनके कोन्स की ये भी छोटी होगी, लेकिन बड़े साइज के कोन्स जब साथ आएंगे, बड़े साइज के लीव्स जब साथ आएंगे कोन बनने के लिए तो वो मेगास्पोरोफिल बनेगा, यानी बड़े साइज के कोन्स बनेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐसे माइक्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे साइज के लीव्स हैं जो कि एक साथ में आ गए तो ये कोन जैसा दिख रहा है छोटे साइज का, तो ये हो गया। ज्यादातर ये जो छोटे साइज के कोन्स बनते हैं ये होते हैं मेल कोन, यानी कि मेल स्ट्रोबिलस, और जो बड़े साइज के कोन्स होते हैं, जो बड़े साइज के लीव से इकट्ठे होके बनते हैं, वो होते हैं फीमेल कोन्स। समझ में आया बेटा? तो ऐसा अरेंजमेंट इनमें देखने को मिलता है। ये देखो आपको इसमें ये ना जो सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, ये इसका स्पोरेंजिया है। क्या है ये? इसका स्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे स्पोर्स। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। देखो मैं कह रही हूं कि इनके जो लीव्स होते हैं बेटा, ये कई बार ऐसा होता है कि छोटे साइज के लीव्स होते हैं। अब ये साथ आए तो देखो धीरे धीरे ये कौन बन रहा है, बन रहा है, देख सकते हो खास। अब ये जो कोन हो गया ये मान लो छोटे साइज का कोन है, एकदम देखो कोन जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको हमने नाम ले दिया मेल कोन, या कोन को ही क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये कौन है? स्पोरोफिल। अब आप बोलोगे मैम फिल तो समझ में आता है, लीफ को बोलते हैं, माइक्रोवर्ड समझ आता है, मतलब छोटे साइज के लीव्स को बोलते हैं, लेकिन माइक्रो स्पोरोफिल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इनके लीव्स के पास ही ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं बेटा स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इनको? स्पोरेंजिया। और ये वो स्ट्रक्चर है बेटा जिसके अंदर बनता है ढेर सारे इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। समझ रहे हो? ऐसा होता है। अब यही अगर मैं कहूं कि ये कोन्स बड़ी साइज के लीव से बने, ऐसे बड़ी लीव से, और इसके कंपैरिजन में बना रहे, तो अब ये जो कोन है देखो कंपेरेटिवली इसके तुलना में देखो तो ये कोन्स की साइज जो है बड़ी दिख रही है। अब ये कोन ज्यादातर कहलाते हैं फीमेल कोन। ठीक है, या फीमेल स्ट्रोबिलस। और इनमें आपको जो लीव्स दिख रही है बेटा ये बड़े साइज की है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेगा, लीफ के लिए वर्ड यूज करेंगे फिल, और स्पोर बियरिंग है तो बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। बात समझ आई बेटा? इसके अंदर जो स्पोरेंजिया होगा वो मेगास्पोरेंजिया कहलाएगा, और उसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो मेगास्पोर कहलाएंगे। तो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स और कोन्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके आप रियल डायग्राम्स पे आओगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं कोन्स ऑफ साइकस बोलूं, ठीक है ना। अब साइकस प्लांट के कोन्स को देख लेते हैं, तो देखो इतने ब्यूटीफुल से सुंदर से इसके कोन्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जब आप इन कोन्स को बहुत ज्यादा डिटेल में देखोगे, एकदम अच्छे से जूम इन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ढेर सारे लीव्स है बेटा, और ये सारे लीव्स जो है वो इकट्ठा हुए हैं ताकि ऐसा कोन बन सके। देखो ये और क्लियर डायग्राम है, चलो जूम इन नहीं हो रहा है फिलहाल। अब देखो, अब इसमें ये जो कोन आपको दिख रहा है ना, इसमें ये छोटे छोटे ढेर सारे जो सेक्शंस हैं वो इनके लीव्स है बेटा, और उनसे देखो ये कोन मिलकर तैयार हुआ है। अब इसके अंदर क्या होगा ना, स्पोरेंजिया होगा जिसके अंदर से स्पोर निकलेंगे, और फाइनली इससे नए प्लांट्स बनेंगे। ठीक है ना। अब देखो इस वाले में डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्पोरोफिल है, वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, और जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है ना बेटा, यही स्पोरेंजिया है, और इसी के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। तो आई होप अब आप रिलेट कर पाए होंगे कि कैसा इनमें होता है। ठीक है ना, तो ये आपको मेल और फीमेल कोन्स दिख रहे हैं। देखो मेल कोन छोटा है, फीमेल कोन्स देखो थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है। अब देखो ये वाला जो डायग्राम आपके सामने आया है, ये एक टाइप का जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है जिंको बाइलोबा। अब आपने देखा होगा कि इसकी जो लीफ है ये देखो ऐसी है, बीच में थोड़ी सी कटी हुई भी रहती है। ठीक है ना, कहीं कहीं जगह पे मिलेगी, जैसे देखो यहाँ कटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनके लीव्स जो है वो एक लीफ में भी दो हिस्से बटे हुए हैं,
जिसकी वजह से जब इनमें जाइलम फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो ये दो अलग अलग हिस्से में जाना पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये इनमें थोड़ा सा खास होता है, इसको लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल कोन्स को दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। अब देखो यहाँ पर जो सी वाला डायग्राम है, ये देख सकते हो, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, यानी कि ये मेल लीव्स है, ठीक है ना, छोटे साइज के हैं तो इसमें मेल लीव्स होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल, इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब ये देखो कंपेरेटिवली ये बड़ा कोन दिख रहा है, इसके तुलना में ये एक बड़ा कोन दिख रहा है। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें भी ढेर सारी लीव्स है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन इसी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो ये एक कोन आपको दिख रहा है, तो वो जो सी है वो मेल कोन है, और फीमेल कोन जो है, फीमेल फ्लावरिंग प्लांट, वो इधर ई में दिखा है, ये वाले। देखो इसकी तुलना में ये वाली लीव्स की साइज थोड़ी सी बड़ी है, तो ये बड़े कोन्स कहलाए फीमेल कोन, और ये छोटे साइज के कोन कहलाए मेल कोन। ये मेल स्ट्रॉबिलस, ये फीमेल स्ट्रॉबिलस, ठीक है। अब देखो लाइफ साइकिल की अगर बात करें जिम्नोस्पर्म में, तो इनकी साइकिल कैसे चलती है, इनकी जीवन काल कैसे चलती है। तो इनकी लाइफ साइकिल की शुरुआत ही होती है इस मेन प्लांट बॉडी से। ये जो आपको बीचों बीच दिख रहा है, यही ऐसा ही प्लांट दिखता है। अब आप पहाड़ जब बनाते होगे तो ऐसा ही प्लांट बनाते होगे, जिसमें ऊपर से ऐसा ये कोनिकल सा रहता है, तो साइकस स्पाइनस, ये प्लांट्स ऐसे दिखते हैं। इसलिए तो शुरू में कहा कि ये प्लांट्स हर जगह के हैबिटेट में नहीं होते हैं, स्पेसिफिक ठंडे टाइप के हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। अब देख सकते हो ये जो प्लांट बॉडी है, अब इसकी लाइफ साइकिल को समझने के लिए थोड़ी सी एक चीज इधर पहले समझना होगा आपको, कि लाइफ की शुरुआत होती है इनके एक स्टेज से जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, और एक स्टेज और होती है जिसमें गैमेट बनते हैं इनके लाइफ में, उसको बोलते हैं बेटा गैमीटोफाइट। इतना जान लो, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, कोई भी प्लांट ग्रुप हो, उस प्लांट ग्रुप में ये दो स्टेज जरूर आएंगे उनके पूरे लाइफ साइकिल में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन प्लांट बॉडी आपको दिखता है जिम्नोस्पर्म वाला, ये जो मेन प्लांट आपको दिखता है, ये जो प्लांट है ये बेसिकली इसका स्पोरोफाइट वाले स्टेज को दर्शाता है। अब ये स्पोरोफाइट वाले स्टेज में आपको क्या क्या दिखेगा, इस प्लांट की ऑब्वियस सी बात है जड़ें होंगी, इसका स्टेम होगा, इसके लीफ होंगे, और इसके अंदर सीड्स होंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो लीफ है उसी में सबसे ज्यादा जो है बदलाव होता है, क्योंकि इनके लीफ में ही दो टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। छोटे साइज के हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल, और बड़े साइज के लीव्स है बेटा तो मेगास्पोरोफिल, है ना, यही ना बोलेंगे। अब माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके अंदर कौन सा स्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। और अगर ये एक मेगास्पोरोफिल है तो इसके अंदर कौन सा स्पोरेंजिया होगा, मेगास्पोरेंजिया होगा। अब इन स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बनेगा उसका भी नाम फिक्स होगा, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेगा बेटा माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजिया में बनेगा बेटा मेगास्पोर। ये दो तरह के स्पोर्स बने, यही स्पोरोफाइट का एंड प्रोडक्ट होता है। स्पोरोफाइट की स्टेज यही खत्म होती है जब ये स्पोर बना लेता है। अब इस स्पोर से शुरू होगा बेटा दूसरी स्टेज, जिसको नाम दिया मैंने गैमीटोफाइट, जो कि इन प्लांट्स की लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेज होता है। एक होता है स्पोरोफाइट स्टेज, एक होता है बेटा गैमीटोफाइट स्टेज। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि इस वाले स्टेज में गैमेट बनेंगे, जैसे कि स्पोरोफाइट वाले स्टेज में अल्टीमेटली क्या बनना था, स्पोर बनना था बेटा, वैसे ही यहाँ पे गैमीटोफाइट वाले स्टेज में गैमेट बनेगा। अब मेगा स्पोर है यानी कि फीमेल स्पोर है, तो इससे जो गैमीटोफाइट बनेगा वो फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा। मेगा मतलब फीमेल से जुड़ा हुआ है, और माइक्रो मतलब मेल स्ट्रक्चर से। अब माइक्रोस्पोर से जो बनेगा वो होगा मेल गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट है तो गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा मेल गैमेट प्लस साइन से दिखा दे रही हूँ, एक बनेगा फीमेल गैमेट माइनस साइन से दिखा दे रही हूँ। दोनों तरह के गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो बनता है जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, लेटर ऑन फिर से बनेगा स्पोरोफाइट। ये इनके पूरे लाइफ की साइकिल है बेटा, ठीक है ना। अब यही आपको यहाँ पर समझना है। अब आप इसको समझोगे ना तो आपको बेहतर समझ आएगा। अब देख सकते हो ये पूरा प्लांट है, इस प्लांट में आपको दिख रहा है कि ये कौन सा आपको सामने है, ठीक है ना। ये देखो ये आपको मेल कोन्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको एक फीमेल कोन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोन्स की क्यों बात हो रही है, क्योंकि इन्हीं में स्पोरोफिल है,
स्पोरोफिल से कौन बनते हैं, ये वाला फीमेल है तो मेगास्पोरोफिल से, ये माइक्रोस्पोरोफिल से, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर मेगास्पोर, इसके अंदर माइक्रोस्पोर। अब देखो इनसे जो सीड कोन्स है, इसी के अंदर से आप देखोगे कि इनमें से एक जो मेल स्ट्रक्चर है उसमें से पॉलन ग्रेन निकलेगा, फीमेल वाले में के अंदर आपको पता है ओव्यूल होगा। दोनों का यहाँ पर क्या होगा, पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर सीड्स, यहाँ पे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और फिर सीड एक नए वापस नए प्लांट को जन्म देगा। ठीक है ना, तो वही चीज आपको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसी के अंदर ये जो माइक्रो और मेगास्पोर मैंने लिखा है ना, उसी के जगह उस डायग्राम में वर्ड यूज किया है। ये मेगास्पोर हमारा ओव्यूल है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है, और माइक्रोस्पोर हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है। हम सब जानते हैं पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन को मेगास्पोर तक यानी ओव्यूल तक पहुंचना होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर इसी से नया प्लांट बनता है जो कि एक सीड के रूप में आपको फिर एक स्पोरोफाइट को जन्म देता है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है बेटा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, और वहां जाने से पहले आप सभी को बता दो बेटा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप सभी को बता दूं कि डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में बच्चों हर बार आप लोग को सेमेस्टर एग्जाम्स की बेहतर प्रिपरेशन कराने के लिए डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स कोई कसर नहीं छोड़ता है। और इसी तरीके से इस बार भी हम सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के आपकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए नवोद्भव बैच लेकर आ गए हैं। इस बैच के अंदर आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्सेज की फुल प्रिपरेशन कराई जाती है। ये सारी प्रिपरेशन हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलती है। इस ऐप के अंदर आपको इंटरैक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, नोट्स, पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिविजन मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के रामबाण होते हैं। ठीक है, और ये सबके साथ जुड़ने के लिए आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसकी अच्छी तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ऑफर प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1250 अगर डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ आपको इस पे मिल जाएगा। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, और आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। बच्चों आइए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। एक तो हमने बात कर ली अभी तक कि जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या थे। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन में टाइम मुझे नहीं लगेगा, समय क्लासिफिकेशन पढ़ने में, याद रखने में आपको समय लगेगा, तो मैं तो बता दूंगी आपको, लेकिन याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो क्वेश्चंस आपके मॉर्फोलॉजी से आते हैं, लाइक जिम्नोस्पर्म पे ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, तो उसमें आपने उसके रूट के बारे में लिख दिया, स्टेम के बारे में लिख दिया, लीफ के बारे में लिख दिया, और सीड्स के बारे में यानी ओव्यूल के बारे में लिख दिया। शॉर्ट नोट्स में माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, मेगास्पोरोफिल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब क्लासिफिकेशन पे ज्यादातर जब भी क्वेश्चंस बनेगा ना, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म जो है बेटा एक बड़ा सा ग्रुप है, तो इसमें लिविंग फॉर्म्स और फॉसिल फॉर्म्स दोनों आते हैं, और इतने सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हमारे पास कि हम जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन जो है और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बहुत सारे वर्कर्स ने जिम्नोस्पर्म को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एक यहाँ पर कोल्टर और कैम्बरली है, उनका क्लासिफिकेशन है जो कि जिम्नोस्पर्म को डायरेक्टली 7 ऑर्डर में बांट देता है। जिम्नोस्पर्म्स को, प्लांट्स को, पहला है साइकिडोफिलिटेल्स, दूसरा है बेनिटिकेल्स, तीसरा है साइकेडेल्स, कॉर्डाइटेल्स, जिंकोएल्स, कोनिफरेल्स, और आखिरी में है बेटा नीटेल्स। ठीक है ना, तो ये इतने प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। अब इसके आगे फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए के आर स्पोर्ने। स्पोर्ने ने यहाँ पे क्या किया, अपनी जो बुक थी जिसका नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म को क्लासिफाई किया ऑन पिल्गर एंड मेशली और क्लासिफिकेशन। इनके हिसाब से जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन में बांटा गया है। पहला डिवीजन है साइकिडोप्सिडा, दूसरा डिवीजन है कोनिफेरोप्सिडा, और तीसरा है नीटोप्सिडा। अब बेटा देखो ना, जब क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा ना, तो किसी एक साइंटिस्ट का पूछेगा, जैसे स्पोर्ने का पूछ दिया, अभी आगे एक दो का और मैंने बताया, तो किसी एक का पूछ सकता है, अभी कंफर्म नहीं होता है कि किसका क्लासिफिकेशन पूछते। ठीक है ना, तो लॉन्ग आंसर में ये थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल कम होता है कि पहले से अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि किसका क्लासिफिकेशन आएगा, बट इतना जान लो क्लासिफिकेशन आता जरूर है लॉन्ग आंसर में।
अब ये जो तीन डिवीजन है, सैकड़ोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और नेटोप्सिडा, इसको फर्दर और भी ऑर्डर्स में बांटा गया। जैसे सबसे पहला है साइक्लोप्सिडा। अब इसमें पहला ऑर्डर था टेरिडोस्पर्मेल्स, इसमें लिग्नियोप्टेरोप्सिडा आया, मेड्यूलोसैकिया आया, कैलामोफाइटेसी आया, ग्लॉसोप्टेरिडेसी आया, फिर पेल्टोस्पर्मेसी आया, फिर कॉरिस्टोस्पर्मेसी आया, फिर यहाँ पे साइटोनिएसी आया, फिर विलियमसोनिएसी आया जिसमें विलियमसोनिया प्लांट आता है, फिर विलन डीएलसी आया, फिर साइकिडोइसी आया, फिर पेंटोजाइलेसी आया, साइकिडेसी आया और निल्सोनिएसी आया। ठीक है। फिर ऑर्डर सेकंड आया बेनिटिटेल्स जिसके अंदर यहाँ पर 3 फैमिलीज थी। फिर ऑर्डर 3 आया पेंटोजाइलेस जिसमें 1 फैमिली थी। फिर ऑर्डर 4 आया साइकिडेल्स जिसमें 2 फैमिलीज थी। फिर नेक्स्ट डिवीजन था हमारे पास कोनिफेरोप्सिडा जिसके अंदर पहला ऑर्डर था कॉर्डाइटेल्स जिसमें 3 फैमिलीज आई। फिर सेकंड ऑर्डर था कोनिफेरेल्स जिसके अंदर 9 फैमिलीज यहाँ तक की आई। फिर थर्ड ऑर्डर में था यहाँ पर टैक्सेल्स जिसके अंदर 1 फैमिली थी टैक्सेसी। फिर चौथा आया ऑर्डर जिंकोइल्स जिसमें 2 फैमिली थी ट्राइकोपिटेसी और जिंकोएसी। फिर आखिरी डिवीजन आया नेटोप्सिडा का जिसके अंदर एक ऑर्डर था नीटेल्स और इसमें 3 फैमिली थी निटेसी, विल्वेशियसी और एफेड्रेसी। इसमें नीटम आया, इसमें वेल्विशिया आया, इसमें एफेड्रा आया। सबसे एडवांस टाइप के जिम्नोस्पर्म्स थे, है ना, जिनका कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म के प्लांट से भी मिलता था, पता चलता था इनमें वेसल्स थे जाइलम में, इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स थे। ठीक। फिर टेलर का भी क्लासिफिकेशन देख लो। टेलर ने 1980 में जिम्नोस्पर्म को 6 डिवीजन में बांट दिया। पहला था प्रो जिम्नोस्पर्मोफाइटा, दूसरा था टेरिडोस्पर्मोफाइटा, तीसरा था साइकिडियोफाइटा, साइकिडोफाइटा, जिंकोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा। ठीक है। बीरबल साहनी आए आगे चल के जिन्होंने बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल नेचर, भाई ओव्यूल जो सीड आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है उसके बाहरी ढांचा के बेसिस पे और बियरिंग ऑर्गन और फोलियर स्ट्रक्चर्स कैसा है उन्होंने उस बेसिस पे जिम्नोस्पर्म को 2 मेजर ग्रुप में बांटा। किसके बेसिस पे? ओव्यूल के बेसिस पे। ठीक है। अब इसमें था पहला स्टैकियोस्पर्मी जिसमें ओव्यूल्स जो है वो स्टेम के एक्सिस पर आते हैं और इनको कॉर्डाइटेल्स, जिंकोएल्स, कोनिफेरेल्स और टैक्सेल्स के ऑर्डर में बांट दिया। फिर था दूसरा यहाँ पर दूसरा ग्रुप फिलोस्पर्मी जिसके अंदर ओव्यूल्स जो थे वो लीव्स पे थे, यहाँ पर स्टेम पे थे पहले वाले ग्रुप में, इसमें लीव्स पे थे। इन्होंने 3 ऑर्डर में इसको बांट दिया, साइकिडोफिलिकल्स पहला ऑर्डर, दूसरा बेनिटिटेल्स और तीसरा साइकिडेल्स। क्रिस्टियन हुस जो थे इन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन और लीनियर सीक्वेंस बताया जिम्नोस्पर्म का। किस बेसिस पे? उनके मॉलिक्यूलर और मॉर्फोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक स्टडी पे। इन्होंने पूरे जिम्नोस्पर्म को 4 सब क्लास, 8 ऑर्डर और 12 फैमिली के अंदर बांट दिया। ठीक है। जिसमें पहला सब क्लास था साइकिडी, ऑर्डर था इसमें साइकिडेल्स, फैमिली इसमें 2 आई साइकिडी और जामिएसी। फिर सेकेंड क्लास आया जिंकोडी जिसके अंदर ऑर्डर आया जिंकोएल, फैमिली आई जिंकोएसी। सब क्लास फिर आया यहाँ पे नेटिडी, ऑर्डर आया वेल्विशियस, फैमिली आई वेल्विशियसी। ऑर्डर नेक्स्ट आया नीटेल, इनमें फैमिली आई नीटेसी। फिर ऑर्डर आया फिर नेक्स्ट इफेड्रेल जिसमें फैमिली आई इफेड्रेसी। फिर नेक्स्ट क्लास सब क्लास बना पिनीडे, ऑर्डर आया पिनेल्स, फैमिली आई पिनेसी। नेक्स्ट ऑर्डर यहाँ पे अरेक्यूरियल्स था, फिर इसमें आया अरेक्यूरेसी, फैमिली आई पोडोकार्पेसी। फिर नेक्स्ट ऑर्डर था क्यूप्रेसिल्स, फैमिली आई इसके अंदर स्काइएडोफिटेसी, फिर क्यूप्रेसी और फिर आई टैक्सेसी। तो बेटा ये सब कुछ था हमारे आज के इस क्लास में। आई होप आपको जो भी चीजें थी जनरल एक जो ओवरव्यू आपको जानना था अबाउट जिम्नोस्पर्म और क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इसके अंदर आपको जानना था वो आपको बेहतर समझ आया होगा आज के इस क्लास में। और जाने से पहले आपको मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एंड तक बने रहेगा, आपको बताऊंगी किस तरह से आप बेहतर प्रिपरेशन अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक बार बताया कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स के लॉन्च हुए नवोदय बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच के अंदर ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट सेशंस, क्लास नोट्स, पीवाईक्यूज और यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन मिलने वाला है। इसके अंदर आप लोग को ऑफर प्राइस से फर्स्ट सेमेस्टर की 1250 है। इस पे डीएनएस 10 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए। और ये रहा
हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे कांटेक्ट करके आप इस बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इतना जानते रहिए बच्चों, कई सालों से डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स पे सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराई जा रही है, बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। और जुड़ना मत भूलिएगा इस बैच के साथ, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, बाद में आप थैंक्स जरूर बोलेंगे मुझे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपको क्या चीजें हैं जो डाउट्स रह गई, सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।